ओके, सो नेक्स्ट कल हमने जो डिस्कस किया था दैट इज द एविडेंसेस इन फेवर ऑफ डीएनए एज अ हेरिडिटी मटेरियल। और हमने लास्ट लेक्चर में ये देख लिया था कि यस डीएनए ही है जो कि जेनेटिक मटेरियल है, जो कि हेरिडिटी मटेरियल है, जो कि एक पैरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर को ट्रांसमिट करता है। आज जो हम डिस्कस करेंगे डीएनए को कंप्लीट डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल ये प्रूव हो चुका है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए इज बेसिकली अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड। अब आप देखें इसका स्ट्रक्चर, तो डीएनए एक बहुत कॉम्प्लेक्स लेडर लाइक स्ट्रक्चर है, पॉलीमर है, जिसमें एक ऐसा पॉलीमर है जो जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स इन्वॉल्व हैं और शुगर इन्वॉल्व है, और उस शुगर को हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर। और आपको ये बात पता है कि डीएनए क्रोमोसोम्स में मौजूद होता है। इसके अलावा दो अगर अलग अलग ऑर्गेनेलीज का अपना डीएनए मौजूद होता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना अलग डीएनए है, क्लोरोप्लास्ट का अपना अलग डीएनए है। तो डीएनए कहाँ कहाँ मौजूद होता है एक सेल के अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया का अपना है, क्लोरोप्लास्ट का अपना है, और न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं उसके अंदर मौजूद है। एंड वी नो दैट डीएनए इज अ कैरियर ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो के जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो ट्रांसफर डीएनए ही करता है, जो कि प्रूव हो चुका है। नाउ हमने अभी बात की है कि डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड के तीन कंपोनेंट्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है, बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। ठीक है, अब हम जरा देख लेते हैं कि ये न्यूक्लियोटाइड है, ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड का है, जिसके अंदर बेस होती है, दैट वन इज अ बेस। और अगर ये जो शुगर है ये डीऑक्सीराइबोस शुगर है तो ये डीएनए कहलाता है, और अगर ये राइबोस शुगर होगी तो ये आरएनए बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये बेस, ये डिपेंड करता है बेस पे, देन ये हमारे पास डिपेंड करता है शुगर पे, एंड देन फॉस्फेट ग्रुप पे ये डिपेंड करता है। तो आप देख लें कि ये जो शुगर है, अगर ये शुगर हमारे पास ऑक्सीराइबोज होगी, डीऑक्सीराइबोज होगी तो वो डीएनए कहलाएगी, और राइबोज शुगर होगी तो वो आरएनए कहलाएगा। और डीएनए और आरएनए में इसके मॉलिक्यूल में फर्क किसका आता है कि इनके पास जो एक्स की जगह पे लगा हुआ होता है वो एच लगा हुआ होता है। ये आपको नजर आ रहा है, ये 5 कार्बन चेन है। तो ये 5 कार्बन एक ऐसी रिंग है कि जिसमें ये जो एक्स की है यानी कि 2 पोजीशन पे अगर एच लगा हुआ होता है तो ये डीएनए बनाता है, और अगर ओ एच लगा हुआ होता है तो ये राइबोस शुगर बना देगा, तो ये आरएनए बनाएगा। अच्छा, ये शुगर होती है, दैट शुगर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर डिफरेंस भी हो गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड? ये पूरा मॉलिक्यूल जिसमें बेस, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप अटैच है उसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। लेकिन ये जो सिर्फ शुगर का मॉलिक्यूल है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। अगर ये 2 नंबर पे एक्स अटैच होगा दैट मीन हम डीएनए, ये शुगर बना ले, ये जो शुगर है ये डीएनए बनाएगी आगे जाके। और अगर यहाँ पे ओ एच ग्रुप अटैच है तो इसका मतलब है ये आगे जाके आरएनए की फॉर्मेशन करेगा। नाउ हम इसके अंदर जो मेन चीज है वो देखते हैं न्यूक्लियो। अब जो हमने बात की ना यहाँ पर कि एक तो न्यूक्लियोटाइड, देखो एक तो हमारे पास ये क्या है, एक तो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड अटैच होते हैं, उसके अलावा हमारे पास पायरामिडीन और प्यूरीन अटैच होते हैं। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पायरामिडीन एंड प्यूरीन? आप देख लें कि जो पायरामिडीन है वो बेसिकली 6 कार्बन चेन स्ट्रक्चर है, वाइल प्यूरीन है, प्यूरीन के पास एक 6 कार्बन अटैच होती है और एक हमारे पास 7, 8, 9 इसकी साइड्स मौजूद होती हैं। तो पायरामिडीन जो है वो सिंगल रिंग है बेंजीन टाइप की, और जो प्यूरीन है वो हमारे पास डबल रिंग मौजूद है, जो 5 और 6, 5 और 6 कार्बन दोनों रिंग्स मौजूद है, और यहाँ पर सिर्फ 6 कार्बन रिंग्स मौजूद है। तो ये मिस आपकी आवाज कट हो रही है। प्यूरीन और पायरामिडीन का। सो बेसिकली प्यूरीन और पायरामिडीन की जब हम बात करेंगे तो पायरामिडीन जो है वो एक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, वाइल प्यूरीन जो है वो डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर है। तो ये प्यूरीन और पायरामिडीन भी डीएनए का स्ट्रक्चर को बना रहा होता है। मिस आपकी आवाज कट हो रही है। ओके, सो यहाँ पर जो बेस है वो बेस 2 तरह की मौजूद होती है, एक होती है पायरामिडीन, एक होती है प्यूरीन। बेसिक जो पायरामिडीन और प्यूरीन के अंदर डिफरेंस है वो ये है कि पायरामिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, वाइल जब हम प्यूरीन की बात करते हैं तो वो डबल रिंग स्ट्रक्चर है, एक 6 कार्बन की
चेन यहाँ पे मौजूद होगी रिंग फॉर्म में और एक 5 कार्बन के साथ दोनों अटैच होंगी. तो देयर इज दिस इज द डिफरेंस बिटवीन pyrimidine एंड प्यूरिन. Another difference is pyrimidine, that pyrimidine is इन्वॉल्व. पायरामिडीन के पास 3 टाइप के बेस मौजूद होते हैं, साइटोसिन, थायामीन एंड हमारे पास साइटोसिन और थायामीन. 4 बेसिकली डिफरेंट टाइप के बेसिस होते हैं, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायामीन. ठीक है, तो थायामीन अगर हम डीएनए की बात करेंगे तो डीएनए में जो बेस होता है वो थायामीन होता है, लेकिन हम जब आरएनए की बात करते हैं तो जो है थायामीन से रिप्लेस होके वो यूरेसिल में कन्वर्ट हो जाता है. बेसिकली हम बेसिस की बात कर रहे हैं, राइट. अभी हम स्ट्रक्चर को डीएनए के जब न्यूक्लियोटाइड के अंदर हम 3 चीजों की बात कर रहे थे, शुगर की हमने देख ली, फॉस्फेट ग्रुप तो सेम ही है, बेस की बात कर रहे हैं, बेस प्यूरिन भी हो सकता, प्यूरिन और पायरामिडीन दोनों से मिलके बनती है. ठीक, तो प्यूरिन पायरामिडीन में साइटोसिन और थायामीन होता है, लेकिन अगर आरएनए मिस की आपकी आवाज अभी भी कट हो रही है बहुत. होगी तो हमारे पास थायामीन के बजाय यूरेसिल होगा. अच्छा जी, अब पायरामिडीन जो है वो 2 टाइप्स की होती है, साइटोसिन, थायामीन, दोनों ही मौजूद होती है डीएनए के अंदर, लेकिन अगर आरएनए होगा तो साइटोसिन और यूरेसिल होगा. आप सिर्फ यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर की देखें, ये 6 कार्बन की रिंग है जिसमें पहले कार्बन पे हमारे पास NH2 अटैच है, दूसरा, तीसरा, चौथा जो है उसमें नाइट्रोजन है, पांचवा जो है उसमें ऑक्सीजन अटैच है. तो यहाँ पर आपने एक सिंपल सी बात याद रखनी है, साइटोसिन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइटोसिन एंड थायामीन. आप बिल्कुल साइटोसिन और थायामीन को देखें, बिल्कुल अलग ही हो गया. ठीक है जी, यहाँ पर NH2 था तो ये NH2 रिप्लेस होकर ऑक्सीजन में हो गया. ठीक है, यहाँ पर कार्बन अकेला था, यहाँ से कार्बन एक और अटैच होकर CH3 का ग्रुप यहाँ पे अटैच हो गया. बाकी CH सेम, NH सेम, कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेम, और यहाँ से हाइड्रोजन का एक ग्रुप अटैच हट गया. यहाँ पे डबल बॉन्ड लगे हुए हैं पेयर पूरा करने के लिए. आपको पता है ना कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो यहाँ से ये हट गया, तो जब ये डबल से सिंगल में आया तो एक हाइड्रोजन भी यहाँ पर ऐड हो गया. तो कहने का मतलब ये है कि स्ट्रक्चर आपने अब स्ट्रक्चर के लेवल पे भी इसको याद रखना है. ठीक है, सो ये साइटोसिन और थायामीन है. अब अगर डीएनए होगा तो थायामीन बेस होगा, लेकिन अगर आरएनए होगा तो ये अपने आप को रिप्लेस कर देगा यूरेसिल के साथ. और आप यूरेसिल में देखें, यूरेसिल के अंदर ये जो CH3 का अलग से ब्रांच निकली हुई थी, वो ब्रांच यहाँ पे अटैच नहीं है. सो ये छोटा सा स्मॉल डिफरेंस है थायामीन और यूरेसिल का. ठीक है, नाउ मूविंग टूवर्ड प्यूरीन. प्यूरीन जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, डबल रिंग स्ट्रक्चर है, 5 कार्बन, 6 कार्बन और 5 कार्बन दोनों रिंग बना के हमारे पास मौजूद हो रहा होता है, जिसमें से जो चौथा और 5वां कार्बन है वो इस 6 वाली रिंग को भी सपोर्ट कर रहा है, इस 5 वाली रिंग को भी सपोर्ट कर रहा है. ठीक है, शेयर कर रहा है ना बीच में, तो यहाँ इधर की भी वैलेंसी पूरी कर रहा है, इधर की भी वैलेंसी पूरी कर रहा है. अब इसमें 2 आते हैं, एडिनिन और गुआनिन. तो इसका मतलब प्यूरीन में एडिनिन गुआनिन है, तो एडिनिन भी डबल रिंग होगा, गुआनिन भी डबल रिंग होगा. ठीक है, इनमें फर्क क्या है, इनमें फर्क NH2 का, यहाँ पर NH2 इस कार्बन पे अटैच है, यहाँ पर NH2 नंबर 2 कार्बन पे अटैच है, यहाँ पर 6 पे था, यहाँ पे 2 पे. वाइल ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच नहीं है यहाँ पर, लेकिन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो यहाँ पर कार्बन नंबर 6 के ऊपर जाके अटैच हो जाता है, फॉर ओनली फॉर कंप्लीट देयर वैलेंसी. ठीक है, तो ये आपने स्ट्रक्चर इसको एज इट इज जो है वो मेमोराइज कर लेना है. नाउ अब हम देखते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये किस तरीके से अटैच होती है. अच्छा जी, मैंने आपको ये बात बताई थी कि कौन किसके साथ पेयर करता है, प्यूरीन और पायरामिडीन आपस में पेयर कर रहा होता है. कैसे पेयर करता है, यहाँ का जो एडिनिन है वो साइटोसिन के साथ अटैच है, और ये जो गुआनिन है ये हमारे पास, सॉरी उल्टा मैंने बता दिया, यहाँ का जो एडिनिन है वो थायामीन के साथ अटैच है, और ये जो गुआनिन है वो हमारे पास अटैच है साइटोसिन के साथ. इसको इस तरीके से याद रखना, जी और सी, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज होता है ना, तो गवर्नमेंट कॉलेज से GC याद रखोगे तो AT खुद ब खुद ही याद रह जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से डीएनए की सीक्वेंस अपनी प्राइमरी स्ट्रक्चर की सीक्वेंस शो करती है, जिसमें क्या हो रहा है कि मैंने पहले बताया था कि डीएनए किस किस पे कंसिस्ट करता है, बेस, दिस इज अ बेस, ये बेस है, ये शुगर है, और ये फॉस्फेट का ग्रुप है. फिर यहाँ पर फिर फॉस्फेट का ग्रुप, यहाँ पर फिर शुगर का मॉलिक्यूल, यहाँ पर फिर हमारे पास क्या है, अटैच है बेस. ये देखिए ये वाली बेस है गुआनिन,
ये है थायमीन, ये है एडिनिन, ये है साइटोसिन। अब आपको मुझसे सवाल पूछना चाहिए कि अभी मैम आपने बोला है कि प्यूरिन पायरिमिडीन के साथ अटैच है, तो बेटा जी ये ग्वानिन इधर है ना, तो इसके साथ अगला यहाँ पे अटैच होगा, इसके साथ थायमीन। ये थायमीन है तो इसके यहाँ पे अटैच होगा ग्वानिन। तो क्योंकि आपको पता है डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, तो ये सिर्फ एक स्ट्रैंड बताया हुआ है। ठीक है जी, ये कौन सा स्ट्रैंड बताया हुआ है? एक स्ट्रैंड बताया हुआ है। अच्छा, अब एक और चीज आपने याद रखनी है कि ये जो दो बेसिस है ना, ये जो बेसिकली दो न्यूक्लियोटाइड है, इन पूरे को न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं ना, जिसमें बेस है न्यूक्लियोटाइड, जो जिसमें बेस है, शुगर है, फॉस्फेट है, इस पूरे को आपने बोला न्यूक्लियोटाइड। तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किस तरीके से अटैच है, वो एक बॉन्ड या लिंकेज से अटैच है, दैट लिंकेज इज कॉल्ड फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। उस लिंकेज को हम क्या कहते हैं? फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। पहली चीज ये याद रखनी है फॉर द एमसीक्यू। दूसरी चीज, जब भी डीएनए की सीक्वेंस आती है, डीएनए जब ओपन भी होता है ना, आगे मैं आप लोगों को पूरा इसका ओपन भी बताऊंगी कि डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कैसे करता है। जैसे एक सेल अपने आप को दो में डिवाइड करता है, बिल्कुल इसी तरीके से मैंने ये बोला कि जब एक सेल अपने आप को दो में डिवाइड करता है तो वो अपने आप को बीच में से डिवाइड करता है ना, डिवीजन करता है, तोड़ता है। बिल्कुल इसी तरीके से डीएनए जब दूसरा डीएनए बनाएगा अपने अंदर से, जो कि बड़ी फेमस हाइपोथेसिस है कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल से ये डीएनए बनता है, यानी कि डीएनए के डबल स्ट्रैंड टूटते हैं बीच से, और फिर सिंगल स्ट्रैंड अपना अलग डीएनए बना लेता है, दूसरा वाला स्ट्रैंड अपना अलग डीएनए बनाता है। ये मैं आपको आगे डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन भी इसकी दूंगी। यहाँ पे जो आपने बात याद रखने वाली है, जो कि हम वॉटसन और क्रिक मॉडल के अकॉर्डिंग ही डिस्कस कर रहे हैं, कि जो इसकी सीक्वेंस होती है ना, ये वो होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसे कहते हैं 5 प्राइम, या कहते हैं 5 एंड, इसे कहते हैं 3 एंड। अगर लेट सपोज आपके हाथ में रस्सी है, आपके सीधे हाथ में रस्सी है, तो रस्सी का पहला पॉइंट कहलाएगा 5 एंड, और रस्सी का आखिरी पॉइंट कहलाएगा 3 एंड। लेकिन अगर ये रस्सी डीएनए की रस्सी है, अगर ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, तो इसको 5 प्राइम क्यों कहते हैं? 5 प्राइम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, यहाँ पे जो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज अटैच है, वो बेसिकली अटैच है 5 कार्बन के ऊपर। ठीक है, तो 5 कार्बन के ऊपर अगर ये अटैच होगा, दैट वाई इसको हम कहते हैं 5 प्राइम। यहाँ पे बेसिकली जब 3 पे अटैच होगा तो आप इसको कहेंगे 3 प्राइम। ठीक है जी, सो यहाँ पे इसको 5 प्राइम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 5 कार्बन पे अटैच है, जबकि इसको 3 प्राइम इसलिए कहते हैं क्योंकि 3 कार्बन के ऊपर लास्ट फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, तो ये 5 प्राइम कहलाता है और ये कहलाता है हमारे पास 3 प्राइम। ठीक है, तो ये एंड आप लोगों को समझ आ गया नाउ। तो ये था प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, होपफुली ये समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, अब आ जाए जी, हाँ बस ये मैंने 5 एंड और 3 एंड बता दिए। और इसमें इसके अंदर जो लिखा हुआ है, ट्रेडिशनली अ डीएनए सीक्वेंस इज डाउन फ्रॉम 5 to 3 एंड, हमेशा 5 से स्टार्ट होती है और 3 पे एंड होती है। ठीक है, एंड अ शॉर्टन नोटेशन फॉर दिस सीक्वेंस इज ACGTA। और पता कैसे चलता है भाई 5 से 3 की तरफ की डायरेक्शन क्या होती है? इसके अंदर एक कोड बनता है जिसे हम कहते हैं ACGTA, और सीक्वेंस सबकी सेम होती है। समझ आ रही है? यानी कि अगर आप डीएनए का अल्ट्रा स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी कर रहे हैं, तो अगर स्ट्रक्चर में आ गया ACGTA, और आपको पता है A फॉर एडिनिन, C फॉर साइटोसिन, G फॉर गुआनिन, T फॉर थायामीन एंड A फॉर अगेन एडिनिन, और उधर क्या अटैच है? A के साथ T, C के साथ G, G के साथ C, T के साथ A के साथ T। तो ये जो सीक्वेंस होती है वो अपने आप को इससे नोटेशन से शो करती है। 5 से 3 एंड की सीक्वेंस इस तरह से होती है ACGTA, अगेन ACTGA, सीक्वेंस कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू रहती है उसके बाद से। ओके नाउ ये पूरा का पूरा मिला के ना, वो तो प्राइमरी स्ट्रक्चर हमने की, ये पूरा का पूरा मिला के इस तरीके से डबल हेलिक्स लैडर लाइक स्ट्रक्चर शो करता है। नाउ अब हम जरा डिटेल में स्टडी करते हैं व्हाट इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, क्योंकि अभी तक देखिए मैंने आप लोगों को एक बताया ना, अभी हमने दूसरे की भी बात करनी है। ये एक स्ट्रैंड की बात हो रही है, दूसरे वाले की भी बात कर रहे हैं, तो दूसरा हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो टू एंटी पैरेलल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बाउंड अराउंड द सेम एक्सिस, एक ही बीच का एक्सिस सेम होता है लेकिन एक दूसरे के साथ लिपटी हुई होती है। एक रस्सी को दूसरी रस्सी में आप मिला दें,
ठीक है, तो राइट, सो शुगर फॉस्फेट चेन रैप अराउंड द पेरीफेरी। तो शुगर और फॉस्फेट एक दूसरे के साथ रैप हुए हुए होते हैं और हमें इनके बेसिस पता है, ए टी सी जी ऑक्युपाई द कोर फॉर्मिंग कॉम्प्लीमेंट्री ए टी एंड जी सी वॉटसन एंड क्रिक बेस पेयर। और वॉटसन और क्रिक ने, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल जो था उसका मेन चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। मेन चीज इसके अंदर जो समझने वाली है वो ये है कि जो बेस पेयर स्टार्टिंग, अच्छा स्टार्टिंग का बेस पेयर की क्या कॉम्प्लीमेंट्री थी, ए सी जी टी ए। अटैच किससे होगा, ए जो अटैच होगा वो टी के साथ अटैच होगा, जी जो अटैच होगा वो सी के साथ होगा। तो ए और टी और जी और सी के दरमियान में बॉन्ड है और उस बॉन्ड को हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, या फिर आप ये कह सकते हैं कि डीएनए डबल हेलिक्स इज हेल्ड टुगेदर मेनली बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। एग्जांपल पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है, द डीएनए डबल हेलिक्स हेल्ड टुगेदर बाय बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन और कोवेलेंट बॉन्ड। तो आपने याद रखना है कि ए और टी, सी और जी आपस में जो हेलिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो एक बॉन्ड के थ्रू बना रहे हैं एंड दैट बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। So hydrogen bonding अगर हम देखें, hydrogen bond is a chemical bond in which a hydrogen atom of one molecule is attracted to an electronegative atom, especially a nitrogen, oxygen or fluoride atom, usually for another molecule. Simply हाइड्रोजन बॉन्ड वो बॉन्ड होता है वो जो दो मॉलिक्यूल्स को आपस में अट्रैक्ट करता है और ज्यादातर अट्रैक्शन उनकी किस तरफ होती है कि सामने वाले जो मॉलिक्यूल है उसके ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा या सामने वाले के मॉलिक्यूल के पास अगर नाइट्रोजन होगा तो उसके साथ अटैच होगा। क्यों? क्योंकि आपको केमिस्ट्री में ये आप बात पढ़ के आ चुके हैं कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सारे जो हेलोजेंस होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक, अब हम यहाँ देख लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जब सी जी के साथ करता है तो ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, जब ए और टी के साथ करता है तो हमारे पास बॉन्डिंग जो है वो डबल कोवेलेंट, डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब हम जरा इसका ना लेंथ देख लेते हैं, डिस्टेंस देख लेते हैं। अच्छा, आपने ये बात याद रखनी है कि जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड हर किसी के साथ करेगा ना, जब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ करता है ना तो 2.8 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस करता है। और आपको पता है एंगस्ट्रॉम किसके बराबर है, 10 एक्सपोनेंट माइनस 10 के, 10 एक्सपोनेंट माइनस 10। और जब ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो इसे हम कहते हैं 3.0 या और 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये बेसिकली आपने डिस्टेंस याद रखना है। तो इसका मतलब डिस्टेंस कम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान की बॉन्डिंग का होगा, जबकि थोड़ा ज्यादा जो है वो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान का होगा। सो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन ए टी पेयर एंड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन सी एंड जी पेयर। नाउ अब हम बात करते हैं कि ये ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर बन गया, बीच में ये भी देख लिया हमने भाई, ये बेसिस थे। ठीक है, ये बेसिस थे, अगर ये एडेनिन है तो ये थायमीन होगा, बीच में क्या मौजूद था, हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, अब क्या होता है कि कहीं कहीं पे ये ग्रुप बनाता है ना, ग्रुप किसे कहते हैं, ग्रुप एक खड्डे को कहते हैं या आप कह सकते हैं रैपिंग हो रही है। अब कहीं कहीं पे ग्रुप छोटा है उसे हम कहेंगे माइनर ग्रुप, कहीं कहीं पे बड़ा है, छोटा देखो, छोटा डिस्टेंस बड़ा डिस्टेंस, तो इसकी बेस पे हमने माइनर और मेजर ग्रुप के अंदर इसको डिवाइड कर दिया। माइनर ग्रुप है तो उसका डिस्टेंस भी कम होगा, तो उसका डिस्टेंस है 12 एंगस्ट्रॉम, जबकि मेजर ग्रुप है उसका डिस्टेंस बड़ा होगा, देख लें बड़ा है, दैट इज 22 एंगस्ट्रॉम। ये आपने याद रखनी है एडिशनल चीज, राइट, ये आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद नहीं है, ये फेडरल बोर्ड की चीज से मैं इसको एडिशनल चीज आप लोगों के सामने को डिस्कस कर रही हूँ। अच्छा, तो ये बेसिकली एक जो है इसके डिस्टेंस, नॉर्मली इसके डिस्टेंस की बात हो रही है जब ये हाइड्रोजन एक डीएनए एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जब ओरिजिनेट कर देता है। अब जरा प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात कर ली, सेकेंडरी की बात कर ली, अब टर्शरी की आ जाते हैं। टर्शरी मतलब सुपर क्वाइलिंग ऑफ डीएनए। भाई डीएनए ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको अराउंड पे क्या मौजूद होते हैं, जिसको रैप किया होता है स्टोन प्रोटीन में, और हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए अपने आप को क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसोम, है ना भाई, डिस्कस किया था ना कल, ऐसे ही था ना। न्यूक्लियोसोम्स, व्हाट आर द न्यूक्लियोसोम? न्यूक्लियोसोम एनी ऑफ द रिपीटिंग ग्लोब्यूलर सब यूनिट्स ऑफ chromatin that consist of complex of DNA and histone protein। ठीक है,
तो ये ग्लोब्यूलर गोल गोल जो है प्रोटीन है जिसे हम कह रहे हैं हिस्टोन कोर, और हिस्टोन कोर जो है वो बेसिकली हमारे पास डीएनए लिंकेज से एक दूसरे के साथ अटैच है। तो पूरे स्ट्रक्चर को आप कहेंगे न्यूक्लियोसोम। सोमा मतलब बॉडी, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड की बात हो रही है, यानी डीएनए की बात कर रहे हैं हम। तो ये पूरा न्यूक्लियोसोम ये वो कहला रहा है इसका टर्शरी स्ट्रक्चर। अब ये मजे की बात ये है कि हम टर्शरी स्ट्रक्चर इसका ऑलरेडी कल डिस्कस करके आ चुके हैं। अच्छा, अब आ जाती है मेन चीज। मेन चीज ये आती है कि भाई बोला ये जाता है कि जैसे एक सेल अपने आप को डिवाइड करता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से डीएनए भी अपने आप को रेप्लिकेट करता है, एंड द प्रोसेस कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक, अब डीएनए अपने आप को बिल्कुल उसी तरीके से डिवाइड करेगा जैसे एक सेल अपने आप को डिवाइड करता है। तो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी जो है दैट इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव मॉडल या सेमी कंजर्वेटिव थ्योरी, जो कि मैथ्यू और फ्रैंक स्टॉल ने बताई थी। इसने इन्होंने बिल्कुल 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 ऐसे ही जैसे एक पैरेंट सेल से डीएनए सेल बनता है, बिल्कुल इसी तरीके पैरेंट सेल से डीएनए डॉटर सेल बनता है, बिल्कुल इसी तरीके से ये पैरेंट डीएनए, और ये पैरेंट डीएनए बीच में से स्ट्रैंड तोड़ेगा और ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो इसका जो मिसिंग होगा वो न्यू बन जाएगा, और जो इसका मिसिंग होगा वो ब्लू कलर का न्यू बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक स्ट्रैंड अपने आप को पहले ओपन करेगा, ओपन करने के बाद यानी कि सुपर कॉइलिंग अब कैसे ओपन होगी, सवाल ये है ना भाई, सुपर कॉइलिंग कैसे ओपन होगी, क्योंकि ये तो इतना ज्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स टाइप का स्ट्रक्चर है जो कि किसी भी तरीके से ओपन नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिर्फ आ जाती है कि मे बी सेमी कंजर्वेटिव मॉडल इतना ट्रू ना हो, क्योंकि इसकी कॉइलिंग बहुत ज्यादा सुपर कॉइलिंग स्ट्रक्चर ये शो करता है। बट सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को सबसे जो है इस हाइपोथेसिस को सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड क्या है, सेमी मींस हाफ, कंजर्वेटिव मींस हाफ अपना प्रोटेक्ट करके रखता है और हाफ न्यू बनाता है। ये देख लें बीच में से ब्रेक हुआ, हाफ पेरेंट ही था और न्यू स्ट्रैंड आके लग गया, हाफ पेरेंट था न्यू स्ट्रैंड आके लग गया। ये डीएनए रेप्लिकेशन को ये हमारे पास जो है वॉटसन एंड क्रिक ने जो है वो ओरिजिनेट, मतलब ये वॉटसन एंड क्रिक ने एक्सप्लेन किया था। और अब जो मैं चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ ये डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। ये बेसिकली डीएनए रेप्लिकेशन को कंप्लीटली जो है वो शो करवा रहा है, ठीक है, मैकेनिज्म उसका पूरा बता रहे हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन हमारे पास दो स्ट्रैंड पे कंसिस्ट करता है, एक को हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड और एक को हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। अच्छा, अब यहाँ पे जरा आ जाए, ठीक है। ये था डीएनए और ये देखिए ये 5 प्राइम है, 5 प्राइम से 3 प्राइम पे आ रहा है, ये 3 प्राइम से 5 प्राइम पे आ रहा है। तो मैंने पहले बताया था जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है डीएनए का वो 5 से 3 पे आता है, ठीक है। तो ये जो 5 प्राइम है आप इसे कहेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। क्या कहेंगे, लैगिंग स्ट्रैंड। और जब ये लैगिंग स्ट्रैंड अपने आप को या टेम्पलेट स्ट्रैंड अपने आप को यहाँ से ब्रेक करता है और ये न्यू यहाँ पे सिंथेसिस होती है डीएनए के स्ट्रैंड की, तो इस स्ट्रैंड को आप कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड, इस स्ट्रैंड को आप कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। दो चीजें आपने यहाँ पर याद रखनी है, ब्लू वन यानी पेरेंट स्ट्रैंड इज कॉल्ड लैगिंग स्ट्रैंड एंड द न्यू स्ट्रैंड इज कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। अब देखें आप लोग डीएनए रेप्लिकेशन किस तरीके से हो रही होती है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो बेसिस होते हैं उनका टूटना बड़ा जरूरी है, ठीक। आपको पता है डीएनए एक जो न्यूक्लियोटाइड है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड से पॉली फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से अटैच है, और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में क्योंकि फॉस्फेट है मौजूद है तो फॉस्फेट जो है वो बहुत ज्यादा एनर्जी वाला बॉन्ड है, यानी कि जब टूटेगा तो बहुत एनर्जी भी निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो नया स्ट्रैंड आके अटैच होगा ना, न्यू स्ट्रैंड आके अटैच हो रहा है, न्यू बन रहा है ना, यहाँ पर पुराने वाला पेरेंट था, न्यू वाला हमारे पास लीडिंग स्ट्रैंड। तो पुराने वाले के साथ जब न्यू वाला अटैच होगा वो अटैच होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम।